Assalamu alaikum, dear students. This is me Zahid here, your FNS mentor, and I welcome you all to the platform of XY Medical Academy. देखिए स्टूडेंट, हमने FNS का वर्बल नॉन वर्बल पोर्शन के बारे में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल XY मेडिको पे। लेकिन आज हम एकेडमिक पोर्शन की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एकेडमिक पोर्शन है इसमें आपके 50 MCQs होते हैं और आपके 50 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, मतलब एक MCQ के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। ठीक है, अब ये जो MCQs होते हैं ये आपके फुल FSC बुक से होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट को ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि हम इतने कम टाइम में कैसे फुल FSC बुक्स को कवर कर लें। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, आपने फुल बुक कवर करनी ही नहीं है। आपके FNS टेस्ट में कुछ खास चैप्टर्स हैं, कुछ खास टॉपिक्स हैं जिसको आपने ज़रूर कवर करना है और उधर से ही MCQs आते हैं और उसका पता आपको पास पेपर से ही चलेगा। अब अगर आप लोग पास पेपर पढ़ोगे, उसको समझोगे और उन टॉपिक्स को कवर करोगे तो मोर देन 80% आपके MCQs इससे कवर हो जाती हैं। ठीक है, विदाउट कवरिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए आपने पास पेपर्स को देखने। फॉर एग्जांपल आज की इस वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपके पास एक MCQ रखूँगा पास पेपर से, उसका आंसर मैं करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा और जिस टॉपिक से वो MCQ आया हुआ है उस कंप्लीट टॉपिक को मैं कवर करूँगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने FNS एकेडमिक पोर्शन को कवर करना है। ठीक होगी ये बात। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट MC FNS नम्स MDCAT के लिए ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं विद 100% टेस्ट पासिंग गारंटी, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट 0318467747 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट MCQ इज़ विच हार्मोन लोअर दी ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड का ग्लूकोज या शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंसुलिन। अब आपके बुक में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर है उसमें हमारे पास एक टॉपिक है पेंक्रियाज। ठीक है, अगर आप अपना बुक उठाएं तो उधर पेंक्रियाज में ये सारा जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं ये उधर से आया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ लीप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ पेंक्रियाज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेंक्रियाज है। अब इस पेंक्रियाज में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो स्टार्ट वाला हेड पोर्शन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। फिर बीच में हमारे पास होती है बॉडी और एंड पे ये हमारे पास क्या है, टेल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आ गई। अच्छा, ये जो रेड कलर में ये आपको देख रहा है, दिस इज ड्यूडिनम। व्हाट इज ड्यूडिनम? इट इज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम। उसमें पहला पोर्शन हमारे पास ड्यूडिनम होता है। तो जो सिक्रीशन पेंक्रियास से आती है वो पेंक्रियाटिक जूस के ज़रिए किस में आती है, ड्यूडिनम में। ठीक है, अब दूसरा आपको ये पता होगा कि हमारे पास जो ग्लैंड्स होती हैं वो 2 किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन, एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन। लेकिन एक तीसरे किस्म का भी एक ग्लैंड होता है जिसको हम मैक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्स, या जिसको हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अच्छा जी, मैक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास दोनों फंक्शन करते हैं। दोनों कौन से फंक्शन, यानी ये हमारे पास एक्सोक्राइन के तौर पर भी फंक्शन करते हैं और ये हमारे पास एंडोक्राइन के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास होती हैं डक्ट और अपनी सिक्रीशन डक्ट के ज़रिए टारगेट तक पहुंचाती है। जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है इसमें डक्ट नहीं होती और ये अपने सिक्रीशन ब्लड में डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब पेंक्रियाज में ये दोनों सिस्टम मौजूद है। आप देख सकते हैं दिस इज एक्सोक्राइन सिस्टम एंड दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक होगी ये बात। अच्छा जी, अब आगे कुछ चीज़ें हम इसमें स्ट्रक्चर के लिहाज से डिस्कस करते हैं। तो एक्सोक्राइन को अगर आप देख लें तो इधर आपके पास कुछ सेल्स हैं और इन सेल्स को हमने नाम दिया है एसिनार सेल्स। ठीक है, ये एसिनार सेल मिल के तकरीबन 40 to 50, आप बुक से कंफर्म भी कर लें, इतने सेल मिल के हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो आपको दिख रही है सारा पूरा स्ट्रक्चर, इसको एक को हम कहते हैं एसिनस और ये बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास होती है पेंक्रियाज में। इस एसिनस से एक डक्ट निकलती है और इस डक्ट के ज़रिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है वो सिक्रीशन इसमें जाती है टुवर्ड्स दी ड्यूडिनम। ठीक है, और इन सिक्रीशन को हम कहते हैं
पेंक्रियाटिक जूस। अगर आप पेंक्रियास को देख लें तो इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आएगी, एक ये ब्लू कलर का एक कुछ चीज़ें हैं जगह जगह पे, ठीक है, ये, और पूरा पेंक्रियाज दूसरे कलर में है। तो जो पूरा पेंक्रियाज है ये हमारे पास है एक्सोक्राइन पार्ट, और जो जगह जगह पे ये आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर ग्रीन कलर के डॉट्स, ये हमारे पास है एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। तो एंडोक्राइन पार्ट अगर आप देख ले तकरीबन 1 to 2% एंडोक्राइन पार्ट है, और 98 to 99% हमारे पास क्या है, एक्सोक्राइन है, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि एक्सोक्राइन पार्ट कौन बनाता है, एसिनार सेल, और एंडोक्राइन पार्ट कौन बनाता है, आइलेट ऑफ लिंगरहैंस। इन सेल्स को हम आइलेट ऑफ लिंगरहैंस कहते हैं। अब इस आइलेट ऑफ लिंगरहैंस में अंदर हमारे पास 4 किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को डेल्टा, और आखिरी 4 नंबर को पीपी सेल, या इसको हम एफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे, ये हमारे पास क्या है, दीज आर एसिनस, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और इस पे डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है या एक्सोक्राइन पार्ट है, ये क्या क्या चीज़ें सिक्रीट करती है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि 98 to 99% क्या है, पेंक्रियास का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एसिनाइन। ये जो पेंक्रियाटिक जूस है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, फॉर एग्जांपल एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। इस तरीके से पेंक्रियाटिक लाइपेज है जो कि फैट्स की डाइजेशन करता है। इस तरीके से प्रोटीएज है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। अब ये सारे जो इधर से सिक्रीट हो गए, फॉर एग्जांपल ये एक एसिनस है, ये सारे एसिनस, तो ये इस एंडोक्राइन में, लेट मी टू चेंज दी कलर ताकि आपको ज़्यादा विजिबल नज़र आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो डक्ट है ना, तो इसमें जगह से ये एसिनार सेल आ जाते हैं, अपनी सिक्रीशन इसमें ऐड करते हैं, और आखिरकार ये हमारे पास ड्यूडेनम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। और ये किस डक्ट के थ्रू आती है, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक डक्ट, और इस पेंक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम है डक्ट ऑफ वर्संक, ठीक है। और ये क्या करता है, एम्प्टी इट्स सिक्रीशन इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया। अब दूसरा जो आपको मैंने बताया था, ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं जगह जगह पे, ये हमारे पास एंडोक्राइन है, और मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन अपना सिक्रीशन किधर सिक्रीट करते हैं, ब्लड वेसल में। तो ये ऊपर जो ब्लड वेसल है जो कि कौन सा है, स्प्लीनिक आर्टरी, तो ये हमारे पास एक आर्टरी है, तो ये अपने सिक्रीशन किधर लेके जाती है, इसी आर्टरी में। तो मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन अपनी सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में क्या करती है, उसमें डिस्चार्ज करती है, जबकि एक्सोक्राइन किसी खास डक्ट के थ्रू अपनी टारगेट तक, यानी इधर ड्यूडेनम कह लें, उस तक पहुंचाती है। अच्छा जी, अब एंडोक्राइन पार्ट जो है, अगर इसमें आप देख ले तो ये हमारे पास क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन। और दूसरा एक्सोक्राइन कौन सा, ओ एंजाइम, या आप पेंक्रियाटिक जूस कह लें, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो 4 सेल थे, इसमें अल्फा जो सेल है ये सिक्रीट करता है ग्लूकागान, ठीक है। बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, हमारा जो क्वेश्चन था इधर से था। डेल्टा सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, और एफ या पीपी सेल हमारे पास पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है। अब इसमें 2 और एमसीक्यू ये है कि जो ग्लूकागान है इसका काम क्या है। तो ग्लूकागान एक्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन पे, और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जबकि इंसुलिन का काम क्या है, इसका उलट है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है स्टोर फॉर्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का। तो जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन दी ब्लड। सो इसलिए जो हमने इधर क्वेश्चन देखा था कि विच हार्मोन लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो हमने क्या कहा, इंसुलिन। तो क्यों, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब डेल्टा जो सेल है दैट सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का काम ये है कि ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इनको बैलेंस में करके रखना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा इंक्रीज इसमें ना आ जाए, बहुत ज़्यादा सिक्रीट ना हो। इस तरीके से एफ जो सेल है ये हमारे पास पेंक्रियाज के जो सिक्रीशन है उनको मेंटेन रखता है, इसका भी यही काम है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, विच ड्रग इज गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट टू प्रिवेंट रिजेक्शन। देखिए हमारे पास जो किडनी होती है, जब आप किसी डोनर से किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी दूसरे बंदे को, जिसको हम रिसिपिएंट कहते हैं, तो जो रिसिपिएंट बंदा है इसके जो टी एंड बी सेल्स है
ये इस डोनर की किडनी को क्या करता है, एज अ पॉरन कंसिडर करता है, क्योंकि ये तो पॉरन है, किसी दूसरी बॉडी की चीज़ है, तो इसलिए ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है और इसको किल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिजेक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, रिजेक्शन। अब इस रिजेक्शन को, ताकि किडनी फेल ना हो जाए, हम क्या करते हैं कि जो रिसिपिएंट है, यानी जिसको हमने किडनी देना है, उसके इम्यून सिस्टम को हम क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, सप्रेस, ताकि इसका जो टी बी सेल्स है दैट बिकम अनएबल टू रिजेक्ट या रिएक्ट विद द डोनर किडनी। ठीक है, और इसके लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली दैट इज साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट है। अब आपके जहन में ये भी होगा कि अगर हम इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये अच्छी बात नहीं है अगर हम इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, क्योंकि अगर इम्यूनिटी बॉडी में नहीं होगी तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ क्या होंगे, हमारे बॉडी में आएंगे, डिफरेंट टाइप के वायरसेस बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि किडनी के बगैर तो बंदा क्या करेगा फिर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। सबसे पहले आपको सेल्फ ऑटोनॉमस का पता होना चाहिए। देखिए, सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होती हैं, रिप्लिकेशन, डिवीजन, बाकी जितने फंक्शंस है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट एनिमल दोनों में होता है, ये हमारे पास सेल्फ ऑटोनॉमस है। सेल्फ ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के कंट्रोल के बगैर ये अपना सारा कुछ करता है, रिप्लिकेशन, डिवीजन, अपने फंक्शन खुद ब खुद करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास एक तो होता है 70S राइबोसोम। ठीक है, दूसरा इसमें अपना आरएनए होता है और इसमें अपना सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये जो चीज़ें जिसके पास होगी तो वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, अपना डिवीजन खुद कर सकता है। तो दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दीज आर सेल ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। बाकी जितने भी है वो सेल पे, न्यूक्लियस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो बाकी की तरफ होती है, और एक को हम कहते हैं क्या, इनर मेम्ब्रेन। और दो मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर हम इसको थोड़ा जूम कर ले, इधर आ जाए, तो हमारे पास इसमें एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। याद रखना कि स्ट्रोमा में हमारे पास क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, और जो ग्रेना है इसमें हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है। आपने बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन सब जानते होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर हम देख ले तो ये हमारे पास कुछ काइन लाइक स्ट्रक्चर है, सिक्के जैसी। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह पड़े रहते हैं। इस एक काइन को हम कहते हैं तेलाकाइड। क्या कहते हैं, एक काइन को हम कहते हैं तेलाकाइड। ठीक है, अब ये बहुत सारे तेलाकाइड मिलके हमारे पास क्या बनाता है, ग्रेनम बनाता है। क्या बनाता है, ग्रेनम। और कितने तेलाकाइड, आपके पेडल बुक में मेंशन है कि 25 to 50 तेलाकाइड मिलके हमारे पास क्या बनाता है, एक ग्रेनम बनाता है। और ग्रेनम का फ्लूरल क्या होता है, ग्रेना। ठीक है, तो ये एक ग्रेनम है ये वाला, ये दूसरा ग्रेनम है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस तरीके से जब हम इन सारों को मिला दे तो इन सब को कंबाइनली हम कहते हैं ग्रेना। और याद रखना आपके पेडल बुक में मेंशन है कि 40 to 60 ग्रेना मिल के हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना होते हैं, 40 to 60। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो आपके बुक में मेंशन है स्पेसिफिकली पेडल बुक में, कि ये जो तेलाकाइड है इसको इसने डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स, दो किस्म के। एक ये स्मॉल तेलाकाइड जिसको हम अपनी जो बाकी बुक्स है उसमें भी इसको तेलाकाइड कहते हैं, और ये एक दूसरा चीज़ है ये वाला, इसको इसने नाम दिया है लार्जर तेलाकाइड, जो कि बाकी बुक्स में इसको नाम दिया है इंटरग्रेना, लेकिन पेडरल बुक में इसको नाम दिया गया है लार्जर तेलाकाइड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लार्जर तेलाकाइड और इंटरग्रेना एक चीज़ है, और स्मॉलर तेलाकाइड या जो सिंपल तेलाकाइड हम जिसको कहते हैं ये है। अब इस तेलाकाइड का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं तेलाकाइड मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड तेलाकाइड स्पेस। याद रखना कि इस तेलाकाइड मेम्ब्रेन में क्या होती है, क्लोरोपिल। क्या होती है, क्लोरोपिल। दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस इधर ही होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक और चीज़ है जो कि आपके प्लास्टिड वाला जो टॉपिक है ना,
इसके साथ है, लेकिन अक्सर इससे एमसीक्यूज आते हैं। नंबर पस इज प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड आपके पास इमैच्योर यंग प्लास्टिड होती है। ये हमारे पास माइटोटिकली ये हमारे पास क्या करता है, डिवाइड करता है, और या इससे बन जाता है लीकोप्लास्ट जो कि कलरलेस है, या इससे बन जाता है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब ये जो लीकोप्लास्ट है इसका काम है स्टोरेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इट स्टोर्स, क्या चीज स्टोर करता है उसके बेस पे इसके तीन टाइप से। अमाइलोप्लास्ट हमारे पास स्टोर करता है स्टार्च को, एल्यूप्लास्ट हमारे पास स्टोर करता है फैट को या अल्केले या फैट केले। ठीक है, एंड प्रोटीनोप्लास्ट हमारे पास स्टोर करता है प्रोटीन को। ठीक होगी ये बात। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये हमारे पास क्या है, इसके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, लाइक इसका रेड कलर हो सकता है, इसका हमारे पास ब्लू कलर हो सकता है, इसका हमारे पास येलो कलर हो सकता है, लेकिन ग्रीन नहीं हो सकता। अब ये हमारे पास किधर होता है, ये हमारे पास फ्रूट्स में होता है। ठीक है, फ्रूट्स में, ये हमारे पास फ्लावर्स में होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में होता है। और ये जो लीकोप्लास्ट है ये मोस्टली किस जगह पे होते हैं, ये हमारे पास सीड्स में, ये सीड्स में हमारे पास स्टोरेज होती है। इस तरीके ये हमारे पास रूट्स में होती है। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे पास किधर होती है, लीव्स में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था जो मैंने आपको सारा डिस्कस करना था। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें हमने पढ़नी थी इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास स्मूथ मेम्ब्रेन है, जबकि इनर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, इस तरीके से इसमें क्या है, फोल्डिंग्स है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, फोल्डिंग्स। ठीक है, अब इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रेस्टी का। क्या नाम देते हैं, क्रेस्टी। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से इसमें राइबोसोम है, लेकिन याद रखना कि कौन से राइबोसोम, 70S, नट 80S। ठीक है, अच्छा, ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाला सारा स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में था। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो स्पेस है ये सारा, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, दूसरा जो चीज़ आपने याद रखना है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे अटैच होती है एटीपी सिंथेज, या इसको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। दूसरा चीज़ आपने ये याद रखना है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इस पे हमारे पास होती है पोरेंस, जिसके थ्रू एक्सचेंज होती है मटीरियल्स का फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर था जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसको आप देख लें, सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। ठीक है, कंटेन डीएनए, सर्कुलर डीएनए इसमें होता है। वन ऑफ द टोटल डीएनए ऑफ द सेल, टोटल डीएनए जो सेल में होती है उसका 1% इधर होता है। 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये अपना प्रोटीन खुद बना सकती है। ठीक है, बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, द स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन विच इज समवट लाइक सीव ट्यूब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। सीव ट्यूब क्या होते हैं, ये एक चीज़ होती है जिसमें हमारे पास सुराख होती है, घरों में यूज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या है, पोरेंस है, दैट्स वाई इट इज़ फ्री परमिएबल। इन द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रेस्टी, जो कि इसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, द इनर सरफेस हैज़ अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टू इंटरनल कंपार्टमेंट्स। दो कंपार्टमेंट्स है, एक है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है दैट्स कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, 70S राइबोसोम एंड एंजाइम। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बहुत ज़्यादा हर एक टेस्ट में ये रिपीट होता है और बहुत ज़्यादा ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, कि विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, आंसर इसका कन्वेव लेंस है, या जिसको हम डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। लेकिन मायोपिया क्या चीज़ है, सबसे पहले हमने ये समझना है। ठीक है, एक मायोपिया होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हाइपरोपिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज नियर साइटेडनेस और इसका फार साइटेडनेस।
मायोपिया का मतलब ये है कि जिसमें हमारे पास जो नज़दीक की चीज़ें हों वो क्लियर हो, लेकिन दूर की जो चीज़ है वो ब्लरी है। आपने ये कहते सुना होगा कि इसके दूर का नज़र ख़राब है और इस बंदे का कि नज़दीक का नज़र ख़राब है। तो नज़दीक का नज़र किसका ख़राब होता है? हाइपरोपिया में, ठीक है। और दूर का नज़र किसका ख़राब होता है? मायोपिया में, ठीक है। अब मायोपिया में होता क्या है कि हमारे पास जो आई बाल हो जाता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जब लॉन्ग हो जाता है तो हमारे पास जो लाइट फोकस होती है ना, वो रेटिना पे नहीं होती, बल्कि रेटिना से आगे होती है। तो अब ये चीज़ें मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखिए, ये हमारे पास एक नॉर्मल आई बाल है, बिल्कुल गोल सा है। ये इधर हमारे पास होती है रेटिना, ठीक है। ये लाइट आ गई। अब ये बात आप याद रखना कि ह्यूमन की जो आई में जो लेंस होता है, दैट लेंस इज कन्वेक्स। और कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस यानी लाइट को कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मीन्स कि एक जगह पे इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट जा रही है ना इस तरीके से, तो इन सबको अगर मैं इस पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहता हूँ तो हमें इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस, एक पॉइंट पे, ठीक है। तो अब देखिए, जब लाइट इधर से गुजर गई तो इधर पे इस पॉइंट पे ये क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो हमारे पास जिस जगह पे लाइट कन्वर्ज होती है उधर हमारे पास इमेज बनती है। तो अब इमेज किधर बनेगा? ऑन दी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। तो रेटिना पे बन जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल केस है। अब आते हैं मायोपिया की साइड पे। मायोपिया मैंने आपको बता दिया कि इसमें आई बाल क्या हो जाती है? एनलार्ज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, इसको देखें, ये हमारे पास गोल सा है, लेकिन ये क्या हुआ है? एनलार्ज हुआ है। तो अब जब एनलार्ज हो जाएगा तो बजाय इधर तस्वीर बनने की आगे बनेगी। तो इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। रेटिना इधर होती है और ये आगे पिक्चर बन रही है, ठीक है। हाइपरोपिया में क्या होता है कि इमेज रेटिना से पीछे साइड पे बन जाती है, इधर बन रही है इमेज, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसको हमने किस तरीके से करेक्ट करना है? तो देखिए, ये जो लेंस है इसका काम क्या है? इसका काम है कन्वर्ज करना, इस तरीके से कन्वर्ज करना। तो हमें चाहिए एक ऐसा लेंस जो कि जो रेज आ रहे लाइट का, सबसे पहले इसको क्या करे? डाइवर्ज करे। डाइवर्ज करे ताकि वो थोड़ी सा डाइवर्ज हो और इसके बाद इसका काम क्या है? कन्वर्ज करना। तो जब ज़्यादा डाइवर्ज होंगे एक चीज़ तो इसको थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन ये उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है ना उसको ख़त्म कर देगा, और बजाय इधर बनने के ये फिर इधर बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से। देखे, ये एनलार्ज है, क्या है? आई बाल है, ठीक है। इमेज इधर बन रही है, ठीक है। कन्वर्जन पॉइंट ये हमारे पास क्या है? रेटिना है। अब हमने इसके सामने लगा दी कनकेव लेंस। ये हमारे पास क्या है? एक कनकेव लेंस है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? पहले लाइट हमारे पास जो रेस थी इस तरीके से जा रही थी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जब ये डाइवर्ज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो अब जब लाइट गुजरेगी तो इधर नहीं, इधर इस पॉइंट पे ये हमारे पास क्या होगी? कन्वर्ज नहीं होगी, बल्कि रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज हो जाएगी। तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो ब्लर नहीं होगा, बल्कि क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आप इस तरीके से अपने बुक्स को पढ़ें जिस तरीके से मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो पारसाइटेडनेस है या जिसको हम हाइपरोपिया कहते हैं, इसमें आईबाल क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो आप इधर देखें ना, ये हमारे पास शॉर्ट हुआ है कि नहीं? नॉर्मल को देखें और इसको देखें, शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ? शॉर्ट हुआ है। अच्छा, और लाइट किधर होगी? बिहाइंड द रेटिना। इमेज और लाइट की फोकस किधर होगी? रेटिना से पीछे। द कॉर्निया इज टू स्टीपली कर्व्ड, और ये हमारे पास फ्लैट होता है। इसकी करेक्शन के लिए कनकेव लेंस यूज होती है और इसकी करेक्शन के लिए कन्वेक्स। दोनों एमसीक्यूज बार बार आते हैं कि हाइपरोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, और मायोपिया में आई बाल किस तरह होता है, हाइपरोपिया में बाल किस तरीके से होता है, और कौन से में जो विजन है नियर में कौन से में ब्लर होती है और डिस्टेंट में कौन सी ब्लर होती है। तो ये सारे एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब ये जो रेस्पेक्टर है आफ्टर हमारे पास चिल्ड्रन में ज़्यादातर होता है और ये एट बर्थ होती है, ठीक है। तो ये सारा समरी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अच्छा जी, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और इस तरीके से हम अपना जो सब्जेक्ट है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।